नमस्कार दोस्तों, साहित्य समाधान के मंच से मैं डॉक्टर रीता गौड़ आपका हार्दिक स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं। दोस्तों, आज एमपी टेट वर्ग 2 के विद्यार्थियों के लिए ये दोहरान सत्र 2 है। यानी कल हमने लगभग 42 प्रश्नों पर बात की थी और उनके द्वारा हमने अपने पाठ्यक्रम में जितनी भी रचनाएं लगी हुई हैं उन पर अपनी पकड़ मजबूत की। और आज जो शेष रचनाएं हैं, मेरी कोशिश है कि एक एक दो प्रश्नों के माध्यम से ही सही उन रचनाओं पर भी आप अपनी पकड़ को, आपकी पकड़ को मजबूत करने की कोशिश करूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सत्र। आज के सत्र का सबसे पहला प्रश्न, भवानी प्रसाद मिश्र को उनकी किस काव्यकृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ऑप्शंस हैं बुनी हुई रस्सी, खुशबू के शिलालेख, कालजयी, अनाम तुम आते हो। तो दोस्तों, ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। 1972 में बुनी हुई रस्सी कृति पर भवानी प्रसाद मिश्र को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और एक बार फिर आपको याद दिला दूं, भवानी प्रसाद मिश्र दूसरा सप्तक के कवि हैं। ये आपको याद रखना है, प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ए। अगला प्रश्न, श्रम की महिमा कविता के मूल भाव से संबंधित असंगत कथन छांटिए। श्रम की महिमा भवानी प्रसाद मिश्र की कविता है और इसकी रचना उन्होंने 1969 में की थी। अब इसके मूल संवेदना से या मूल भाव से संबंधित ये विकल्प दिए गए हैं। श्रम की महिमा कविता में कवि ने श्रम का महत्व प्रतिपादित किया है। बी, श्रम की महिमा कविता में स्पष्ट किया गया है कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। सी, श्रम की महिमा कविता में स्पष्ट किया गया है कि उच्च शिक्षा उच्च कोटि के श्रम का आधार तैयार करती है। डी, कवि ने श्रम की महिमा कविता में सेवा को ईश्वर के समान बताया है। तो दोस्तों देखिए, श्रम की महिमा कविता में कवि ने श्रम का महत्व प्रतिपादित किया है, बिल्कुल सही है। मूल भाव पर आपकी पकड़ इस प्रश्न के जरिए मजबूत होगी। श्रम की महिमा कविता में स्पष्ट किया गया है कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, यह भी बात बिल्कुल सही है। श्रम की महिमा कविता में स्पष्ट किया गया है कि उच्च शिक्षा उच्च कोटि के श्रम का आधार होती है, यह बात गलत है। क्योंकि कवि ने श्रम की महिमा कविता में निम्नतम स्तर तक काम करने वाले, चाहे वो सफाई कर्मी है, चाहे वो ठेला लगाकर सब्जी बेचने, सब्जी बेचने वाले हैं, या कोई जूतों की मरम्मत करने वाले हैं, कोई भी तरह का काम करने वाले व्यक्ति हैं, उनके काम को भी उतना ही महत्वपूर्ण बताया है जितना कि किसी बड़े और धन संपन्न व्यक्ति का काम महत्वपूर्ण होता है। इसलिए उन्होंने श्रम के लिए उच्च शिक्षा को महत्व नहीं दिया, क्योंकि निम्न वर्ग के व्यक्ति के पास इतनी सुविधाएं नहीं होती कि वो उच्च शिक्षा प्राप्त कर सके। इसलिए ये कथन बिल्कुल गलत है। श्रम की महिमा कविता में सेवा को ईश्वर के समान बताया है, बिल्कुल सही है। तो ये 3 बिंदु आपको ध्यान में रखने हैं जो कि श्रम की महिमा कविता की मूल संवेदना या मूल भाव से संबंधित है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ सी। अगले प्रश्न पर आते हैं। खूनी हस्ताक्षर कविता किस ऐतिहासिक घटना पर आधारित है? नौसेना विद्रोह, चौरा चौरी कांड, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा नवयुवकों को आजादी के लिए बलिदान देने का आह्वान, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी पर चढ़ाए जाने की घटना। सबसे पहली बात दोस्तों, खूनी हस्ताक्षर जो कविता है वो गोपाल प्रसाद व्यास के द्वारा रचित है। पहली बात तो ये ध्यान में होनी चाहिए आपके। दूसरी बात, इस किस ऐतिहासिक घटना पर आधारित है? ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा नवयुवकों को आजादी के लिए बलिदान देने का जो आह्वान किया गया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो भी युवक अपने देश के लिए बलिदान देने के लिए तैयार हैं, वे अपने रक्त से इस कागज पर हस्ताक्षर करें। उसी प्रसंग को आधार बनाकर खूनी हस्ताक्षर नामक कविता गोपाल प्रसाद व्यास ने लिखी है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ सी। अगला प्रश्न, लोगों ने खून की सही सही कीमत कब पहचानी? बर्मा में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा आजादी के लिए बलिदान मांगने पर, प्रथम विश्व युद्ध के प्रारंभ होने पर, देश के आजाद होने पर, महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन स्थगित करने पर। तो दोस्तों, ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। यह भी खूनी हस्ताक्षर कविता से संबंधित प्रश्न है।
तो इसके लिए खून की कीमत सही सही कब पहचानी? गोपाल प्रसाद व्यास ने स्पष्ट रूप से खूनी हस्ताक्षर कविता में लिखा है कि बर्मा में जब सुभाष चंद्र बोस के द्वारा आजादी के लिए बलिदान मांगा गया युवकों से, तब लोगों ने पहचाना कि वास्तव में खून की कीमत, सही सही कीमत क्या होती है और उसे किस तरीके से अदा किया जाता है। यानी खून की सही कीमत क्या होती है? जब अपने व्यक्तिगत निजी स्वार्थों से ऊपर उठकर कोई भी व्यक्ति देश के लिए कुछ करने का जज्बा उत्पन्न करता है और उसके लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार हो जाता है, अपना सर्वस्व दांव पे लगा देता है, वही वास्तव में खून की सही सही कीमत है, यानी अपने प्राणों की भी परवाह नहीं करता। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ए। अगला प्रश्न, अज्ञेय ने लेखन के मूल में किसे प्रेरणा माना? ये अज्ञेय की जो कृति अपने पाठ्यक्रम में है, मैं क्यों लिखता हूं, उससे संबंधित है। इसमें एक हिरोशिमा और नागासाकी पर द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो बम फेंके गए थे अमेरिका के द्वारा, उसके द्वारा जो नरसंहार हुआ था, जो भीषण त्रासदी वहां घटित हुई थी, उसको आधार बनाकर ये लेख लिखा गया है। लेखक ने बताया है कि समाचार पत्रों में उन्होंने बहुत बार इसको पढ़ा, इसके विषय में, इस घटना के विषय में जानकारी हुई, लेकिन उन्हें इतना ज्यादा पढ़ने और चर्चित होने के बावजूद भी उस घटना ने उन्हें उतना प्रभावित नहीं किया। लेकिन जब वो अपने किसी कार्य के कारण जापान की यात्रा पर गए और उन्होंने वहां पर एक अद्भुत दृश्य देखा, जिसकी चर्चा मैं अगले प्रश्न के साथ करूंगी, तब उन्हें एक आंतरिक दबाव महसूस हुआ और जापान से लौटते समय उन्हें महसूस हुआ कि लिखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, बाहरी दबाव, आंतरिक विवशता या सौंदर्य या प्रेम। तो सबसे महत्वपूर्ण है आंतरिक विवशता, यानी बाहरी दबाव लेखक को लेखक नहीं बनाते, लेखक को प्रेरणा नहीं देते, बल्कि जब वो बाहरी दबाव अंदर से लेखक को प्रेरित करते हैं, इतना दबाव बना लेते हैं कि लेखक उस अभिव्यक्ति को लिखने के लिए मजबूर हो जाता है, तभी वो सही अभिव्यक्ति सामने आ पाती है। तो आंतरिक विवशता जब हो जाती है लेखक की, यानी लेखक को उसका हृदय मजबूर कर दे कि अब तो लिखना ही होगा, तब लेखक लिखता है। इसलिए मूल प्रेरणा क्या है? आंतरिक विवशता। तो आंसर इसका सही हुआ बी। लेखक को हिरोशिमा की घटना की प्रत्यक्ष अनुभूति कब हुई? अस्पताल में पीड़ितों को देखकर, पत्थर पर पड़ी छाया देखकर, समाचार पत्रों में घटना के विषय में पढ़कर, रेडियो धर्मिता के विषय में जानकर। तो दोस्तों बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। जिस घटना की मैं चर्चा कर रही थी वो यहां मैं आपको स्पष्ट बताऊंगी। लेखक ने मैं क्यों लिखता है में स्पष्ट कहा है, मैं क्यों लिखता हूं जो लेख है उनका, उसमें स्पष्ट बताया है कि जब वे जापान की यात्रा पर गए और हिरोशिमा में घूम रहे थे, तब उन्होंने एक पत्थर देखा और उस पत्थर पर उन्होंने एक व्यक्ति की छाया देखी, स्पष्ट छाया, जैसे किसी ने चित्र उकेर दिया हो, और उन्हें एहसास हुआ, और पत्थर जला हुआ था बुरी तरह, कि हिरोशिमा में बम गिराते समय कोई व्यक्ति यहां पर होगा इस पत्थर के पास, और वो बम के कारण इस पत्थर पर गिर गया होगा और वैसे के वैसे उस पत्थर पर भस्म हो गया, विलीन हो गया और उसकी वो आकृति वहां अंकित हो गई। इस दृश्य ने लेखक को इतना अधिक विचलित कर दिया कि उन्हें हिरोशिमा नामक कविता लिखने की प्रेरणा मिली, पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने ये जरूरी समझा कि उन्हें एक लेख लिखना चाहिए कि मैं क्यों लिखता हूं, यानी लिखने का वास्तविक कारण क्या है। तो हिरोशिमा की घटना की प्रत्यक्ष अनुभूति उन्हें समाचार पत्रों की घटनाओं से नहीं हुई, लोगों से चर्चा सुनकर नहीं हुई, जापान यात्रा में अन्य स्थानों पर नहीं हुई, बल्कि जब हिरोशिमा में पत्थर पर पड़ी हुई एक व्यक्ति की छाया को उन्होंने देखा, उससे उन्हें हिरोशिमा की घटना की प्रत्यक्ष अनुभूति हुई। तो आंसर हुआ बी। अगला प्रश्न, गांधी जी को देश सेवा हेतु महादेवी ने चांदी का कटोरा दे दिया, पर उन्हें दुख हुआ, उस दुख का क्या कारण था? यह है महादेवी का जो संस्मरण है मेरे बचपन के दिन, उस पर आधारित प्रश्न है। विकल्प है गांधी द्वारा चांदी का कटोरा मांग लेना, गांधी जी द्वारा महादेवी को नहीं पहचानना, गांधी जी द्वारा महादेवी की कविता के बारे में नहीं पूछना, गांधी जी द्वारा कटोरे को किसी और को दे देना। तो दोस्तों सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आंसर हुआ सी। अब इस घटना को मैं संक्षेप में आपको बताती हूं कि जब
महादेवी वर्मा बचपन से ही कविताएं लिखने लगी थी, और खास तौर पर जब वे क्रॉस वेस्ट गर्ल्स कॉलेज में पढ़ रही थी और सुभद्रा कुमारी चौहान उनकी सीनियर हुआ करती थी और वे एक ही रूम में रहती थी, तब सुभद्रा कुमारी चौहान ने सबके सामने ये बात जाहिर कर दी कि महादेवी वर्मा कविताएं लिखती हैं। तब से वे कवि सम्मेलनों में जाने लगी और वहां उन्हें अक्सर प्रथम पुरस्कार ही मिलता था। एक बार वे एक कवि सम्मेलन में गई, एक कविता प्रतियोगिता में गई, वहां पर उन्होंने अपनी कविता पढ़ी और उस कविता पर उन्हें इनाम में प्रथम पुरस्कार के रूप में चांदी का कटोरा मिला। उसी दौरान महात्मा गांधी का वहां आगमन हुआ और उन्होंने स्नेह और श्रद्धा से वशीभूत होकर महादेवी वर्मा ने अब वो चांदी का कटोरा महात्मा गांधी को दे दिया, क्योंकि उनकी बचपन से आदत थी कि जब भी कभी थोड़े बहुत वो पैसे इकट्ठे करती थी तो वो आंदोलनकारियों के सहयोग के लिए दान में दे दिया करती थी। तो उन्हें दुख इस बात का हुआ कि चांदी का कटोरा दे दिया, इस बात का दुख उन्हें नहीं था, क्योंकि वो उन्होंने अपनी इच्छा से दिया था। लेकिन उनको उम्मीद थी, उनकी अपेक्षा थी कि गांधी जी उनसे ये पूछेंगे कि ये चांदी का कटोरा उन्हें कौन सी कविता सुनाने पर मिला है, लेकिन उन्होंने इसके विषय में कुछ भी नहीं पूछा। इस बात से गांधी जी महादेवी वर्मा को बहुत दुख हुआ। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ सी। आगे चलते हैं। असहाय मजबूरी में लिपटा उनका यह त्याग कभी मेरा आदर्श नहीं बन सका, उपर्युक्त कथन किसके विषय में? ये मन्नू भंडारी का जो अंश लगा हुआ है उनकी आत्मकथा का, एक कहानी यह भी, उस पर आधारित प्रश्न है ये। शीला अग्रवाल, प्रिंसिपल, माताजी या पिताजी? तो दोस्तों ये कथन उनका माताजी से संबंधित है। अपनी मां को उन्होंने देखा था, यद्यपि उनके पिता स्त्री शिक्षा के, स्त्रियों के आगे बढ़ने के बहुत पक्षधर थे, लेकिन उन्होंने घर में देखा कि उनकी माता पिता के दबाव के कारण, उनके आतंक के कारण सब कुछ समर्पित कर देती हैं और जैसा वे कहते हैं वैसा ही करती हैं। अपना जो भी त्याग उनसे बन पड़ता है वो त्याग वो करने से पीछे नहीं हटती। तो वो असहाय मजबूरी में लिपटा उनका यह त्याग कभी उनका आदर्श नहीं बन सका, यानी उन्होंने अपनी मां के इस स्वभाव को, इस प्रकृति को उन्होंने अपने जीवन में कभी नहीं अपनाया, क्योंकि इसने उन्हें कभी आकर्षित किया ही नहीं। यहां तक कि उनकी माताजी इतनी सरल स्वभाव की थी कि वे बच्चों की जिद के पीछे भी, सामने भी नतमस्तक हो जाया करती थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ सी। अगला प्रश्न, एक कहानी यह भी कृति में इस रचनाकार के आत्मकथ्य का प्रकाशन है, यानी किसके आत्मकथ्य का प्रकाशन है एक कहानी यह भी में? यह प्रश्न पूछा गया है। कृष्णा सोबती, मन्नू भंडारी, राजेंद्र यादव या उषा प्रियमवदा? तो बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। मन्नू भंडारी की आत्मकथा है एक कहानी यह भी, और उसी का ये अंश है। तो आंसर हुआ बी। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य के अनुसार बाल गोविंद भगत गद्य की कौन सी विधा है? नाटक, एकांकी, रेखाचित्र या कहानी? तो दोस्तों बाल गोविंद भगत जो रचना है वो है राम वृक्ष बेनीपुरी की। राम वृक्ष बेनीपुरी का अपने रेखाचित्र के लिए उनका खासा यश है, कीर्ति है, सम्मान है, और उनका सबसे महत्वपूर्ण जो रेखाचित्र संग्रह है वो है माटी की मूर्तें। कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि माटी की मूर्तें के लेखक कौन है, तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। तो हिंदी साहित्य के अनुसार बाल गोविंद भगत गद्य की कौन सी विधा की रचना है? नाटक, एकांकी, रेखाचित्र या कहानी? तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। रेखाचित्र की विधा है, ये गद्य की विधा है रेखाचित्र, उसकी रचना है बाल गोविंद भगत। इसमें बाल गोविंद एक गृहस्थ संत हैं, उनके पूरे व्यक्तित्व को अभिव्यक्त किया गया है लेखक के द्वारा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ सी। अगला प्रश्न, बाल गोविंद भगत के लेखक क्या देखकर अचंभित हुए? बाल गोविंद भगत बेटे के मृत शरीर के पास बैठकर गीत गा रहे थे, बेटे के मृत शरीर के पास बैठकर रो रहे थे, बेटे के मृत शरीर के पास बैठकर बातें कर रहे थे, सभी सत्य हैं। तो दोस्तों ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। बाल गोविंद भगत को लेखक ने देखा कि बाल गोविंद भगत गृहस्थ होते हुए भी एक संत हैं, इसलिए उनके लिए उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया है गृहस्थ संत। और उनके बेटे का आकस्मिक निधन हो जाता है, लेकिन बाल गोविंद भगत इतने योगी, इतने संत स्वभाव के व्यक्ति थे कि वे बिल्कुल भी अफसोस या दुख या पीड़ा या आंसू नहीं अभिव्यक्त करते, बल्कि उसके मृत शरीर के पास बैठकर गीत गाते हैं। अक्सर बाल गोविंद भगत क्योंकि संत स्वभाव के थे तो वे कबीर के पद गुनगुनाया करते थे, तो वो मृत शरीर के पास बैठकर गीत गा रहे हैं। जब वो अपने बेटे की
पत्नी को यानी अपनी बहू को, पुत्रवधू को रोते हुए देखते हैं, विलाप करते हुए देखते हैं, तो उसे समझाने का प्रयास करते हैं कि ये रोने का अवसर नहीं बल्कि गाने का अवसर है, क्योंकि आत्मा परमात्मा में मिल गई है। और यही नहीं, वे इतने प्रगतिशील विचारों के थे कि वे अपनी जो पुत्रवधू है उसके भाई को बुलाकर कहते हैं कि इसका पुनर्विवाह कर दो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ए। अगला प्रश्न, नवाब साहब के व्यक्तित्व के बारे में कौन सा विकल्प सही है? शानो शौकत का प्रदर्शन करने वाले, नजाकत का मखौल उड़ाने वाले, जिद्दी स्वभाव वाले, या प्रकृति प्रेमी? दोस्तों, ये जो रचना है वो है लखनवी अंदाज। प्रश्न लखनवी अंदाज पर आधारित है और इसके लेखक हैं यशपाल। प्रश्न पूछा गया है कि नवाब साहब एक रेल से यात्रा कर रहे हैं, रेल के दूसरे दर्जे यानी सेकंड क्लास में यात्रा कर रहे हैं लेखक, और उन्हें लिखने के लिए किसी भी एक नए विषय की तलाश है, इसलिए वो सेकंड क्लास में यात्रा करते हैं और वो देखते हैं कि सामने की सीट पर एक नवाब साहब बैठे हैं। उन्होंने खीरे खरीदे, उन्हें धो पोंछकर अच्छी तरह से अपने सामने काट कर रखा, उनका जो नमक लगाकर उनको रगड़ा ताकि उनकी जो कड़वाहट है वो बिल्कुल निकल जाए, और उसके बाद उन्होंने उसे लेखक से कहा कि आप भी नोश फरमाइए, लेकिन लेखक ने इनकार कर दिया। उसके बाद उन्होंने देखा कि उन्होंने उन खीरों में से एक को उठाया, सूंघा और उसके बाद फेंक दिया, और ये भी साथ ही साथ ये भी कहा कि ये बहुत ही रसीले खीरे हैं, लेकिन उसे खाया नहीं। तो ये जो लखनवी अंदाज है, इसके द्वारा जो शान शौकत का प्रदर्शन करने वाले लोग हैं उन पर कटाक्ष किया है लेखक ने। तो शान शौकत का प्रदर्शन करना ए आंसर इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, लखनवी अंदाज के आधार पर लेखक ने अपना आत्मसम्मान बनाए रखने के लिए क्या किया? खीरे को चाव से खाया, खीरे के पैसे स्वयं दिए, स्वयं भी खीरा लिया और खीरा खाने से इनकार किया। तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है कि लेखक ने अपना आत्मसम्मान बनाए रखने के लिए क्या किया? खीरा खाने से इनकार किया, क्योंकि वे स्वभाव से न तो नवाब थे और ना ही शान शौकत का प्रदर्शन करने में विश्वास करते थे। तो आंसर हुआ डी। अगला प्रश्न, बाजार के मुख्य चौराहे पर किसकी प्रतिमा लगी थी? यह प्रश्न है नेताजी का चश्मा नामक रचना से। और यह रचना है स्वयं प्रकाश की। अब प्रश्न देखते हैं, बाजार के मुख्य चौराहे पर किसकी प्रतिमा लगी थी? जवाहरलाल नेहरू, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी या खुदीराम बोस? तो बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आंसर हुआ बी। अगला प्रश्न, हलदार साहब किसके सामने नतमस्तक हो गए? नागरिकों की देशभक्ति के समक्ष, चश्मे वाले की देशभक्ति के समक्ष, पान वाले की देशभक्ति के समक्ष, या कस्बे वालों की देशभक्ति के समक्ष? तो बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों। आंसर हुआ बी। यह प्रश्न भी नेताजी का चश्मा पर आधारित है। इसमें प्रसंग कुछ ऐसा है कि एक कस्बे में मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगी हुई थी, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा संगमरमर की बनी हुई थी, लेकिन हलदार साहब एक थे जो सरकारी नौकर थे और वो अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे में अक्सर आया जाया करते थे। तो उन्होंने उस प्रतिमा को देखा और उन्हें बहुत अजीब लगा, क्योंकि उस प्रतिमा पर चश्मा नहीं था, और चश्मा सचमुच का जो चश्मा है वो किसी के द्वारा लगा दिया गया था। तो जब बार बार जब भी वो वहां आते, वो नेताजी की प्रतिमा को देखते और हर बार उन्हें उस प्रतिमा पर एक नया चश्मा लगा हुआ दिखाई देता। तो पास में ही एक पान वाले की दुकान थी, उससे उन्होंने चर्चा की, तो उन्हें पता चला कि एक चश्मे वाला है, गरीब लंगड़ा, जिसके पास अपनी दुकान भी नहीं है लेकिन चश्मे बेचकर अपनी गुजर बसर करता है। वो नेताजी के पास अपने चश्मों में से नेताजी के प्रतिमा पर कोई भी चश्मा लगा देता है, और चश्मा यदि वो नेताजी के पहना हुआ जो चश्मा है यदि वो बिक जाता है तो उसके बाद उसे बेच देता है और उसकी जगह दूसरा चश्मा लगा देता है। तो ये घटना जब उन्हें पता चली तो उन्हें लगा कि चश्मे वाला इतना निर्धन, इतना आम आदमी होते हुए भी नेताजी के चश्मे के प्रति कितना चिंतित है, यानी उसमें देशभक्ति का जज्बा इतना अधिक है कि वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के चश्मे की व्यवस्था के लिए भी अपने आप सोचता रहता है समय समय पर।
और चश्मों को बदलता रहता है। तो चश्मे वाले की देशभक्ति के समक्ष वे लेखक जो हैं वे क्या हो गए, नतमस्तक हो गए। तो आंसर हुआ बी। अगला प्रश्न, हार की जीत किस प्रकार की कहानी है? संदेश परक कहानी, जीवनी परक कहानी, राजनीतिक कहानी या व्यंग्यात्मक कहानी? दोस्तों, हार की जीत सुदर्शन के द्वारा रचित कहानी है। पहली बात, आपको इस कहानी के विषय में एक बात और, सुदर्शन के विषय में एक बात और याद रखनी है कि ये प्रेमचंद परंपरा के कथाकार हैं। प्रेमचंद परंपरा के कथाकार होने का क्या मतलब है? यानी प्रेमचंद का जो साहित्यिक सिद्धांत था कौन सा? आदर्शोन्मुख यथार्थवाद। उसके समर्थक हैं। यानी जिस प्रकार प्रेमचंद अपनी कहानियों में, अपने उपन्यासों में, बाद के जो उनकी कृतियां हैं उनमें वे घोर यथार्थवादी हो गए, लेकिन शुरू में वे आदर्शोन्मुख यथार्थवाद के समर्थक थे। तो वे यथार्थ का चित्रण करते थे, परिवेश के पूरे यथार्थ को प्रस्तुत करते थे, लेकिन उनकी हर रचना का जो अंत है, जो समापन है, वो आदर्श की स्थापना में होता था। उसी तरह की कहानी है सुदर्शन की हार की जीत, जिसमें पूरे यथार्थ का चित्रण किया गया है और अंत आदर्श की स्थापना में हुई है। इसलिए इन्हें प्रेमचंद की परंपरा के कथाकार कहा जाता है। और दोस्तों, ये कहानी हार की जीत 1920 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई। ये भी आपको ध्यान में रखना है क्योंकि प्रश्न पूछा जा सकता है। बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है ये। तो हार की जीत किस प्रकार की कहानी है? संदेश परक, जीवनी परक, राजनीतिक या व्यंग्यात्मक? तो दोस्तों, ये ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। हार की जीत एक संदेश परक कहानी है। संदेश देती है हृदय परिवर्तन का कि एक डाकू है और बाबा भारती के पास एक बहुत ही सुंदर घोड़ा है जिसकी प्रसिद्धि दूर दूर तक है। वो डाकू उस घोड़े को देखने आता है और उस घोड़े पर इतना उसका मन लुभा जाता है कि वो बाबा भारती से स्पष्ट रूप से कह देता है कि बाबा, ये घोड़ा मैं आपके पास नहीं रहने दूंगा। और वो छल से वेश बदलकर उनसे वो घोड़ा छीन करके ले भी जाता है, लेकिन बाद में उसका हृदय परिवर्तन होता है और वो चुपचाप कहानी के अंत तक आते आते उस घोड़े को उन्हीं की घुड़साल में, बाबा भारती की घुड़साल में बांधकर चला जाता है। तो इस प्रकार एक डाकू, एक बुरी प्रवृत्तियों वाले व्यक्ति के हृदय परिवर्तन की कहानी प्रस्तुत कर सुदर्शन ने यहां पर एक आदर्श की स्थापना की है। तो ये एक संदेश परक कहानी है। तो आंसर हुआ इसका ए। अगला प्रश्न, बाबा भारती भी मनुष्य थे, इस कथन के समर्थन में लेखक ने कौन सा तर्क दिया? बाबा भारती हर पल घोड़े की रखवाली करते थे। बाबा भारती ने घमंड से डाकू को घोड़ा दिया। बाबा भारती दूसरों से घोड़े की प्रशंसा सुनने के लिए व्याकुल रहते थे। बाबा भारती को घोड़े से अत्यधिक लगाव और मोह था। तो दोस्तों, सुदर्शन ने कहानी में लिखा है कि बाबा भारती भी मनुष्य थे। इस कथन के समर्थन में उन्होंने कौन सा तर्क दिया है? उसके लिए सी विकल्प बिल्कुल सही उत्तर है, क्योंकि उन्होंने लिखा है, लेखक ने लिखा है कि वे भी साधारण मनुष्य थे। भले ही वे बहुत उच्च कोटि के एक आदर्शवादी व्यक्ति थे और सात्विक प्रवृत्तियां उनके व्यक्तित्व में प्रधान थी, लेकिन फिर भी उनका मन हमेशा, क्योंकि वो घोड़े से बहुत ज्यादा प्रेम करते थे, तो उनकी इच्छा होती थी कि जो भी आए उस घोड़े को देखे, वो उसकी प्रशंसा करे, क्योंकि उसकी प्रशंसा सुनने के लिए वो निरंतर व्याकुल रहते थे। ये उनका एक मानवीय गुण था जो लेखक ने अपने इस कथन के समर्थन में प्रस्तुत किया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ सी। अगला प्रश्न, वापसी कहानी उषा प्रियमवदा के किस कहानी संग्रह में संकलित है? एक कोई दूसरा, कितना बड़ा झूठ, जिंदगी और गुलाब के फूल और फिर बसंत आया? तो दोस्तों, सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। जिंदगी और गुलाब के फूल लेखिका का एक कहानी संग्रह है और उसमें वापसी कहानी उषा प्रियमवदा की संग्रहित है। दूसरी बात एक और आपको जाननी है कि उषा प्रियमवदा को पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है 2007 में। यह तथ्य आपको भूलना नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ सी। अगला प्रश्न, उषा प्रियमवदा कृत वापसी किस प्रकार की कहानी है? प्रेम संबंधों और कुंठाओं की अभिव्यक्ति पर आधारित कहानी, पारिवारिक भावभूमि पर रचित अकेलेपन की पीड़ा को रेखांकित करने वाली कहानी, महानगरीय जीवन की त्रासदी की कहानी, मानसिक अंतर्द्वंद की सूक्ष्म अभिव्यक्ति की कहानी? तो दोस्तों, उषा प्रियमवदा कृत वापसी
बी विकल्प बिल्कुल सही है। पारिवारिक भावभूमि पर रचित अकेलेपन की पीड़ा को रेखांकित करने वाली कहानी है। दोस्तों इसका जो शीर्षक है इसके बारे में भी मैं प्रसंगवश आपको बता देती हूँ। ये वापसी शीर्षक आखिर क्यों रखा है लेखिका ने, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और हो सकता है कि परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया जाए। तो उषा प्रियमवदा ने गदाधर बाबू, एक जो रेलवे में नौकरी करते हैं गार्ड की, उनकी वो हमेशा घर से दूर रहते हैं अपनी नौकरी के कारण, और जब वे रिटायर होते हैं तो वो बहुत उल्लसित हैं, बहुत मन उनका उमंग से भरा हुआ है कि अब जीवन भर वे परिवार से अलग रहे, अब वे अपने परिवार के पास लौटेंगे। तो अपने परिवार के पास लौटना, उनका लौटना वापसी है, लेकिन उस परिवार में वो अपने आप को बेमेल समझते हैं, क्योंकि कोई भी बच्चा उनके पास बैठकर बात नहीं करता, यहां तक कि पत्नी भी उनकी मनस्थिति को नहीं समझती, और अंततः वे फिर एक नौकरी की तलाश करते हैं और वापस से परिवार से दूर चले जाते हैं, यानी अपनी दैनिक दिनचर्या में, जीवन में पुनः लौटने की वापसी है। और उसके बाद पीछे से उनका जो परिवार है वो जो पिता के आने के कारण, गदाधर बाबू के आने के कारण अपने आप को एक प्रकार की बंदिश में महसूस कर रहा था, वो वापस से अपने उसी पुराने ढर्रे पर लौट आता है। तो ये 3 स्थितियों का द्योतक है उनका ये इस कहानी का शीर्षक। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। और मूलतः इसकी जो मूल संवेदना है वो किससे जुड़ी हुई है? पारिवारिक भावभूमि पर रचित अकेलेपन की पीड़ा। अकेलेपन की पीड़ा किसकी है? गदाधर बाबू। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ बी। अगला प्रश्न, परसाई जी ने प्रेमचंद की फोटो देखकर उनके व्यक्तित्व के विषय में पहला निष्कर्ष क्या निकाला? ये रचना हरिशंकर परसाई की रचना है प्रेमचंद के फटे जूते। इस रचना के मूल में दोस्तों एक प्रसंग है कि लेखक हरिशंकर परसाई ने एक फोटो देखा प्रेमचंद का उनकी पत्नी के साथ, और उन्होंने देखा कि उनकी वेशभूषा बहुत साधारण है, लेकिन उन्होंने पैरों में फटे हुए जूते पहने हुए हैं, और इसे देखकर वो आश्चर्य में पड़ जाते हैं, और उसके बाद वो ये लेख लिखने के लिए प्रेरित होते हैं। तो अब प्रश्न है कि परसाई जी ने प्रेमचंद की फोटो को देखकर उनके व्यक्तित्व के विषय में पहला निष्कर्ष क्या निकाला? उनमें पोशाकें बदलने का गुण नहीं है, उनके पास धन की कमी है, वे ठोकर मारकर चलते हैं इसलिए फटा जूता पहने हैं, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि वे प्रेमचंद के साहित्यिक व्यक्तित्व से परिचित थे परसाई जी, हरिशंकर परसाई। तो वो समझ गए कि प्रेमचंद जैसे साहित्यिक प्रतिभा के धनी व्यक्ति, अब उनका व्यक्तित्व बहुत सरल था, और उन्हें पोशाकें बार बार कपड़े बदलना, फोटो खिंचवाने के लिए एक अलग प्रकार के कपड़े बदलने चाहिए, अच्छे से तैयार होकर फोटो खिंचवानी चाहिए, ये पोशाकें बदलने का गुण उनके पास नहीं है। अन्यथा वो पत्नी के साथ फोटो खिंचवाते वक्त निश्चित रूप से वो इतने साधारण वस्त्र और फटे हुए जूते पहनकर फोटो नहीं खिंचवाते। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ए। अगला प्रश्न, जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है, पंक्ति का आशय है। यह भी प्रेमचंद के फटे जूते रचना की पंक्ति है। दोस्तों हरिशंकर परसाई के विषय में एक तथ्य और मैं आपको बता दूं कि एक पत्रिका निकलती थी वसुधा, साहित्यिक पत्रिका थी, उसका उन्होंने संपादन किया। पहली बात आपको यह ध्यान रखनी है, प्रश्न पूछा जा सकता है। और उसके बाद 1982 में उनकी एक व्यंग्य रचना है विकलांग श्रद्धा का दौर। इस कृति पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये 2 बातें आपको और ध्यान में रखनी है। तो इस प्रश्न का जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है, पंक्ति का आशय क्या है, ये प्रेमचंद के फटे जूते में परसाई जी ने लिखा है। पहला है विकल्प, समाज में परिश्रम को अधिक महत्व दिया जाता है, समाज में गुणवान की अपेक्षा धनवान को अधिक सम्मान मिलता है, जूता चमड़े का बनता है इसलिए कीमती होता है, जूता पैरों में पहना जाता है इसलिए कीमती होता है। तो दोस्तों बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है, पंक्ति का आशय है कि समाज में गुणवान व्यक्ति जो है धनवान की अपेक्षा उसको अधिक सम्मान मिलता है।
गुणवान की अपेक्षा धनवान को अधिक सम्मान मिलता है, यानी धन की महिमा समाज में स्थापित है। जो गुणी व्यक्ति होते हैं, जो समाज में के लिए बहुत महत्वपूर्ण काम करते हैं, जैसे जूता हमारे पूरे शरीर का बोझ उठाता है, उसमें उतनी क्षमता होती है, उतनी मजबूती होती है, लेकिन उसके बावजूद भी वो पैरों में ही रहता है, पैरों के द्वारा ही निरंतर कुचला जाता है। उसी प्रकार जो गुणवान व्यक्ति है वो भी समाज में उतने सम्मान के अधिकारी नहीं होते जितना कि सम्मान उनको उनके गुणों के कारण मिलना चाहिए। सम्मान किसको मिलता है? धनवान व्यक्ति को सम्मान मिलता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ बी। अगला प्रश्न, प्रस्तुत पाठ ल्हासा की ओर लेखक की किस कृति का अंश है? पहली बात, ल्हासा की ओर जो रचना है वो है राहुल सांकृत्यायन की। राहुल सांकृत्यायन घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक हैं। घूमने का इन्हें बहुत शौक था, बचपन से ही घूम घूम कर इन्होंने अपना जीवन बिताया और बहुत सारे यात्रा व्रत लिखे। जो ये ल्हासा की ओर है गद्य की, ये कौन सी विधा है? ये यात्रा व्रत है। एक और बात, राहुल सांकृत्यायन का मूल नाम राहुल नहीं था बल्कि केदार पांडे था। जब इन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण किया तब इनका नाम राहुल सांकृत्यायन हुआ। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब प्रश्न है कि ल्हासा की ओर जो उनका यात्रा व्रत है वो उनकी किस कृति का अंश है? मेरी लद्दाख यात्रा, किन्नर प्रदेश में मेरी जीवन यात्रा। दोस्तों बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। पहली यहां पर एक बात मैं आपको बताऊं कि ये रचना मेरी प्रथम तिब्बत यात्रा नहीं है बल्कि है मेरी तिब्बत यात्रा। मेरी तिब्बत यात्रा रचना है और लेखक राहुल सांकृत्यायन ने अनेक यात्राएं की थी तिब्बत की, तो उनमें जो पहली तिब्बत यात्रा थी उसमें ल्हासा की ओर नामक उनका जो यात्रा व्रत है वो संकलित है। तो पुस्तक का नाम ये है और उसमें जो पहली तिब्बत यात्रा है उसका अंश है ल्हासा की ओर। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो आंसर हुआ बी। अगला प्रश्न, प्रेमचंद कृत पंच परमेश्वर कहानी का मूल कथ्य निम्न में से किससे संबंधित है? प्रेमचंद की पंच परमेश्वर के विषय में दोस्तों आप सब परिचित हैं, बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है और ये 1916 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। ये तथ्य आपको पता होना चाहिए। अब प्रश्न क्या है कि प्रेमचंद की मूल ये जो कहानी है प्रेमचंद की पंच परमेश्वर, इसका मूल कथ्य यानी मूल संवेदना किससे संबंधित है? पंचों के न्याय की निष्पक्षता से, पंचों के न्याय में व्याप्त पक्ष धर्मिता से, न्याय व्यवस्था में व्याप्त दोषों से, न्यायाधीशों के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण से। तो दोस्तों ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। पंचों के न्याय की निष्पक्षता से संबंधित है ये कहानी, इसकी जो मूल संवेदना है वो इससे संबंधित है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ए। कहानी आपकी पढ़ी हुई होगी। अलगू और जुम्मन शेख दो मित्र हैं, एक हिंदू है एक मुसलमान है, एक बहुत अमीर है और दूसरे बहुत ही प्रसिद्धि प्राप्त व्यक्ति हैं, ज्ञानी हैं और विद्वान हैं जिनकी समाज में अच्छी धाक है। दोनों में बहुत गहरी मित्रता है और दोनों के मुकदमों में एक दूसरे को जब पंच बनाया जाता है और पंच की गद्दी पर बैठते ही वे अपने पंच परमेश्वर के कर्तव्य को याद रखते हैं और दोस्ती को भूल जाते हैं और निष्पक्ष न्याय करते हैं। उसी के आधार पर प्रेमचंद ने पंचों के न्याय की निष्पक्षता की स्थापना यहां पर की है। आगे चलें। अपने उत्तरदायित्व का ज्ञान बहुधा हमारे संकुचित व्यवहारों का सुधारक होता है। जब हम राह भूलकर भटकने लगते हैं तब यही ज्ञान हमारा विश्वसनीय पथ प्रदर्शक बन जाता है। पंच परमेश्वर कहानी का यह कथन किस पात्र की ओर संकेत करता है? किस रह गया है? ऑप्शंस हैं अलकू चौधरी, समझू साहू, जुम्मन शेख, रामधन मिश्र। सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आंसर हुआ सी। अब एक बात और आपको ध्यान में रखनी है कि पहले मुकदमा अलगू चौधरी पहले न्यायाधीश बनते हैं, पंच बनते हैं, जुम्मन शेख का मुकदमा होता है और वो जुम्मन शेख की इच्छा के विपरीत निर्णय देते हैं यानी निष्पक्ष न्याय करते हैं। तो जुम्मन शेख और उनकी दोस्ती में दरार उत्पन्न हो जाती है और उसके बाद कहानी के अंत तक आते आते जुम्मन शेख पंच बनते हैं और अलगू चौधरी का मुकदमा होता है और उस पद पर बैठते ही, पंच की गद्दी पर बैठते ही जुम्मन शेख निष्पक्ष न्याय कर अलगू चौधरी के
पक्ष में निर्णय देते हैं, जबकि उनके मन में उनके प्रति शत्रुता का भाव जन्म ले चुका था। तब उन्हें एहसास होता है कि उत्तरदायित्व का ज्ञान बहुधा हमारे संकुचित व्यवहारों का सुधारक होता है। यानी जिस संकीर्णता से वो जूझ रहे थे पिछले दिनों, वो सारी संकीर्णता भूल जाते हैं और केवल न्याय की निष्पक्षता उन्हें याद रहती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ सी। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जैनेन्द्र की रचना नहीं है? नीलम देश की राजकन्या, जयदोल, फांसी, पाजेब। तो दोस्तों नीलम देश की राजकन्या जैनेन्द्र की है, फांसी जैनेन्द्र की है, पाजेब जैनेन्द्र की है, लेकिन जयदोल रचना जो है वो जैनेन्द्र की नहीं है, बल्कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय का कहानी संग्रह है। तो आंसर हुआ बी। अगला प्रश्न, सुनंदा का किस बात पर मन टूट सा रहा था? कौन सी रचना है? दोपहर का भोजन। कहानी है दोपहर का भोजन, लेखक है अमरकांत। तो उस दोपहर का भोजन जो कहानी है अमरकांत की, उसकी नायिका है सुनंदा। उसके जो एक रास्ता व्याप्त है जीवन में, उसको लेकर के ये प्रश्न बनाया गया और कहानी उसी तरह से रचित है। सुनंदा का किस बात पर मन टूट रहा था, ये प्रश्न पूछा गया है। ए, कालिंदी चरण ने एक बार भी उससे खाने के विषय में नहीं पूछा। बी, कालिंदी चरण अकारण ही उसके ऊपर चिल्ला दिया। सी, देर से आने पर कालिंदी चरण ने उससे झूठ बोला। डी, उसके अस्वस्थ होने पर भी कालिंदी चरण ने उसकी परवाह नहीं की। तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। सुनंदा का मन अंदर से टूट किस बात पर रहा था कि एक बार भी कालिंदी चरण आए अपने मित्रों के साथ घर, और वो उन भोजन के लिए उनकी प्रतीक्षा कर रही थी। भोजन बना हुआ तैयार था, लेकिन कालिंदी चरण मित्रों के पास बैठकर स्वतंत्रता आंदोलन में, क्योंकि वो सक्रिय भागीदारी निभा रहे थे, चर्चा में लग गए। उन्होंने एक बार भी पत्नी से भोजन के विषय में नहीं पूछा। तो आंसर हुआ ए। अगला प्रश्न, राखी का मूल्य एकांकी हमें किस पौराणिक कथा की याद दिलाती है? हरिश्चंद्र का तारामती से वस्त्र मांगना, भाई बहन का प्यार, राखी का त्योहार मनाना, द्रौपदी का कृष्ण को अपनी साड़ी का चीर बांधना, कैकई को राजा दशरथ के रथ में उंगली से साध। कैकई का होगा, कैकई का या कैकई के द्वारा, कैकई के द्वारा राजा दशरथ को के रथ को उंगली से साधना। तो दोस्तों राखी का मूल्य एक एकांकी है और इसके बारे में सही कथन है सी। आंसर है इसका सी। द्रौपदी का कृष्ण को अपनी साड़ी का चीर बांधना है। इस एकांकी का मूल भाव यह है दोस्तों कि रानी कर्मवती, जब राणा सांगा की मृत्यु हो जाती है, तब रानी कर्मवती बहुत अपने राज्य को लेकर, रियासत को लेकर चिंतित हैं और वो निश्चय करती हैं कि वे हुमायूं के पास राखी भेजेंगी। तो उनके जितने भी लोग हैं आसपास, वे सब इस बात पर आश्चर्य व्यक्त करते हैं कि एक मुगल के पास वे राखी भेजेंगी। तब उन्हें याद आता है द्रौपदी के द्वारा कृष्ण को अपनी साड़ी का चीर बांधने का प्रसंग, और उसी को आधार बनाकर राखी का मूल्य एकांकी यहां पर लिखी गई है। तो आंसर हुआ सी। अगला प्रश्न, रानी कर्मवती ने राखी के समर्थन में बाघ सिंह से क्या कहा? बाघ सिंह उन प्रश्न उठाता है जब रानी कर्मवती कहती हैं कि वे हुमायूं के पास अपनी राखी भेजेंगी अपनी तरफ से। तब बाघ सिंह कहता है कि एक मुगल के पास राखी भेजने का क्या औचित्य है। तब उसी प्रसंग को लेकर यह प्रश्न बनाया गया है। विकल्प है, राखी के साथ और भी बाधाएं हैं। दूसरा, राखी वह शीतल प्रलेप है जो सारे घाव पर भर देती है। राखी का मूल अमूल्य है। राखी को रखना या नहीं रखना राजा के मन पर है। तो दोस्तों बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। जब बाघ सिंह उनसे पूछता है तब रानी कर्मवती राखी के समर्थन में ये सेंटेंस कहती है, ये वाक्य कहती है कि राखी वह शीतल प्रलेप है जो सारे घाव भर देती है। चाहे कितनी भी शत्रुता हुमायूं के साथ हमारी हो, चाहे कितना भी युद्ध हमारे बीच में, हमारी रियासतों के बीच में हुआ हो, लेकिन राखी वो धागा है, वो शीतल लेप है जो पुराने सारे घाव भर देगा। तो इस प्रकार आंसर हुआ बी। अगला प्रश्न, नींव का पत्थर एकांकी की विषय वस्तु किससे संबंधित है? रानी लक्ष्मीबाई, शिवाजी महाराज, राणा प्रताप या रानी हाड़ी? तो दोस्तों ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। नींव का पत्थर जो एकांकी है उसकी विषय वस्तु रानी लक्ष्मीबाई से संबंधित है। यह प्रसंग उस समय का है जबकि रानी अकेली
रह गई हैं, चारों ओर से अंग्रेजों के से घिरी हुई हैं और अंग्रेज हर स्थिति में उनकी रियासत को, उनकी झांसी को लेने के लिए निरंतर प्रयत्नशील हैं। तो अब रानी ने अपनी एक सेना बनाई है जिसमें उनकी बहुत सारी सहेलियां भी हैं और वो नींव की पत्थर की तरह स्वाधीनता संग्राम के लिए आधार तैयार करने का काम करना चाहती हैं। उसी प्रसंग को नींव की पत्थर एकांकी में प्रस्तुत किया गया है। तो रानी लक्ष्मीबाई से संबंधित है नींव का पत्थर एकांकी की विषय वस्तु। तो आंसर हुआ ए। अगला प्रश्न, नींव का पत्थर शीर्षक का सांकेतिक अर्थ क्या है? स्वतंत्रता संग्राम, देश के कल्याण के विषय में सोचना, स्वराज्य की प्राप्ति के लिए बलिदान देकर स्वराज्य का आधार तैयार करना, देशवासियों में स्वाभिमान जगाना। तो दोस्तों सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। नींव का पत्थर शीर्षक का सांकेतिक अर्थ है कि स्वराज्य की प्राप्ति के लिए बलिदान देकर स्वराज्य का आधार तैयार करना। तो दोस्तों आंसर हुआ सी। अब नींव का पत्थर जो एकांकी है वो विष्णु प्रभाकर के द्वारा रचित है और विष्णु प्रभाकर के विषय में एक तथ्य दोस्तों आपको ध्यान में रखना है कि इनका एक नाटक है सत्ता के आर पार। इस नाटक पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। प्रश्न पूछा जा सकता है, ये आप ध्यान में रख लेंगे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ सी, यानी नींव का मतलब है आधार। जैसे किसी भी भवन की जो नींव होती है वही उसको मजबूत आधार प्रदान करती है। उसी तरह से रानी लक्ष्मीबाई को इस एकांकी में इस रूप में प्रस्तुत किया गया है कि वो अपनी सहेलियों और अपने साथियों के साथ मिलकर स्वतंत्रता संग्राम की, स्वतंत्रता प्राप्ति की का पृष्ठभूमि की नींव का आधार तैयार कर रही हैं। आगे चलें। जीप पर सवार इल्लियां नामक व्यंग्य लेख की मूल संवेदना निम्न में से किससे संबंधित है? धार्मिक पाखंड पर व्यंग्य, सरकारी तंत्र में व्याप्त मुफ्तखोरी पर व्यंग्य, दलगत राजनीति पर व्यंग्य या शिक्षा व्यवस्था पर व्यंग्य। तो दोस्तों जीप पर सवार इल्लियां जो व्यंग्य लेख है वो है शरद जोशी का। ये आपको ध्यान में रखना है। और शरद जोशी एक ऐसे व्यंग्यकार हैं जिन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। अब बात आती है जीप पर सवार जो इल्लियां हैं उस व्यंग्य लेख की मूल संवेदना किससे संबंधित है? तो उसकी मूल संवेदना संबंधित है बी कथन इस विषय में सही है। सरकारी तंत्र में व्याप्त मुफ्तखोरी पर यहां पर व्यंग्य किया गया है। यह प्रसंग कुछ इस तरीके से है दोस्तों के अखबारों में आता है, समाचार जोर शोर से प्रकाशित होता है बार बार कि इल्लियां पूरी फसल को खा गई और बहुत समय तक प्रशासन पर इस जूं तक नहीं रहती और कोई कदम नहीं उठाया जाता उस इल्लियों को दूर करने का, ताकि किसानों की फसल को सुरक्षित किया जा सके। तो जो लेखक हैं वो अपने एक मित्र के साथ, जो कि कृषि विभाग में अधिकारी के पद पर थे, इस इल्लियों के जब बहुत ज्यादा चर्चा का विषय हो जाता है और सवाल उठाए जाते हैं सरकार पर, तब वो सरकार आदेश होता है उनके दफ्तर में कि वे जाकर देख कर आए कि इल्लियां क्या हैं, कितनी हैं। तो वहां पर इल्लियां फसल पर बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन फिर भी क्योंकि कागजी कार्यवाही पूरी करनी थी तो इल्लियों को दिखाया जाता है जबरदस्ती झूठा, और उसके बाद लौटते वक्त वो जो अधिकारी हैं वो अपने साथ मुफ्त में हरे चने लेकर आते हैं। तो जब लौट रहे हैं तब लेखक को लगता है कि वास्तव में हम जीप पर सवार व्यक्ति मनुष्य नहीं है बल्कि इल्लियां हैं। जिस तरह से इल्लियां फसल को खाती हैं उसी तरह से हम भी अब किसानों की फसल को खा रहे हैं, तो हम भी इल्लियों की तरह है। तो उन्होंने इसके माध्यम से सरकारी तंत्र में व्याप्त मुफ्तखोरी पर व्यंग्य किया है। तो आंसर हुआ बी। अगला प्रश्न, लेखक शरद जोशी ने इला से इल्ली का क्या संबंध बताया है? इला अन्न की अधिष्ठात्री देवी और इल्ली अन्न की नष्टात्री देवी है। इल्ली अन्न की अधिष्ठात्री देवी और इला अन्न की नष्टात्री देवी है। इला सूर्य की किरणों के रूप में और इल्ली चंद्रमा की किरणों के रूप में बरसती है। इला चंद्रमा की किरणों के रूप में बरसती है और इल्ली सूर्य की किरणों के रूप में बरसती है। तो दोस्तों ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। लेखक शरद जोशी ने इला और इल्ली का आपसी संबंध ये बताया है कि इला जो है वो अन्न की अधिष्ठात्री यानी स्थापना करने वाली, यानी अन्न को उत्पन्न करने वाली देवी है, लेकिन इल्ली अन्न को नष्ट करने वाली देवी है। तो आंसर हुआ ए। अगला प्रश्न,
उपभोक्तावाद की संस्कृति पाठ में लेखक ने किसका विरोध किया है? ये जो पाठ है दोस्तों उपभोक्तावाद की संस्कृति, ये श्यामाचरण दुबे द्वारा रचित है। अब इसमें किसका विरोध किया गया है? सुख सुविधा का, वैराग्य का, भोगवाद का या दुखों का? तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। श्यामाचरण दुबे ने इस पाठ के माध्यम से किसका विरोध किया है? भोगवाद का। यानी आजकल भोगवाद की प्रवृत्ति इतनी अधिक बढ़ गई है कि लोग किस हर तरह के अपने सांस्कृतिक मूल्यों को भूल गए हैं, केवल और केवल आवश्यकता न होने पर भी इसलिए सामान खरीदते हैं ताकि वे अपनी शान और शौकत का प्रदर्शन कर सकें, और भोगवादी प्रवृत्ति इतनी ज्यादा बढ़ गई है, उसी प्रवृत्ति का यहां पर विरोध किया है। और दोस्तों ये जो श्यामाचरण दुबे हैं, ये इनकी एक रचना है परंपरा, इतिहास बोध और संस्कृति। इस पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ सी। अगला प्रश्न, धीरे धीरे सब कुछ बदल गया है, एक नई जीवन शैली अपना वर्चस्व स्थापित कर रही है। पंक्ति में लेखक क्या समझाना चाहते हैं? उपभोक्तावाद की संस्कृति से संबंधित है ये प्रश्न भी। लोगों का व्यवहार, जीवन जीने का ढंग, मौसम का प्रभाव, समय के साथ मनुष्य में बढ़ती उपभोक्तावाद की प्रवृत्ति। तो जाहिर सी बात है डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। सब कुछ बदल गया है। क्या बदल गया है? कि हम पहले सांस्कृतिक मूल्यों से युक्त जीवन जीते थे, अब समय के साथ जैसे जैसे विज्ञान बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे मनुष्य में भौतिकवादी प्रवृत्तियां जन्म ले रही हैं और उपभोक्तावाद की प्रवृत्ति बढ़ रही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ डी। अगला प्रश्न, लेखक ने क्या निराश हुआ जाए निबंध में यह क्यों लिखा है कि मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है? क्या निराश हुआ जाए? हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध। विकल्प क्या है? क्यों लिखा है लेखक ने मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है? आर्थिक संकट के कारण, समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी, भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहने के कारण, शिक्षा व्यवस्था में अंग्रेजी के बढ़ते प्रभाव के कारण, या फिर पश्चिमी सभ्यता के बदलते प्रभाव के कारण। तो दोस्तों बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। लेखक ने लिखा है कि समाचार पत्र, जब भी वो समाचार पत्र पढ़ते हैं उसमें ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार ही भरे रहते हैं। तो उन समाचारों को पढ़कर कभी कभी मेरा मन बहुत बैठ जाता है। इस संदर्भ में उन्होंने ये वाक्य कहा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ बी। अगला प्रश्न, जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था हिलने लगी है क्योंकि ईमानदार और श्रमजीवी लोग पिस रहे हैं, झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले लोग फल फूल रहे हैं, सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से में आ पड़ी है, उपर्युक्त सभी। यानी ये कथन क्यों कहा गया है कि जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था हिलने लगी है? क्यों? क्योंकि ये सारे कथन सही हैं दोस्तों। इस कथन के संबंध में ईमानदार और श्रमजीवी लोग पिस रहे हैं, ये भी सच्चाई है। झूठ और फरेब का रोजगार करने वाले लोग फल फूल रहे हैं, यानी उन्हीं की समाज में प्रतिष्ठा है, ये बात भी सही है। और सच्चाई केवल भीरू यानी डरपोक और बेबस यानी विवश लोगों के हिस्से में आ पड़ी है, ये भी बात बिल्कुल सही है। तीनों कथन बिल्कुल सही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ डी। अगला प्रश्न, दूसरे हमारी क्षमता पर विश्वास करें और सफलता को निश्चित माने, इसके लिए लेखक के अनुसार क्या आवश्यक है? ये है दोस्तों पिछला प्रश्न और ये प्रश्न दोनों मैंने शायद बताया नहीं आपको। अटूट आत्मविश्वास जो लेख है आपके पाठ्यक्रम में प्रस्तावित है उस पर आधारित ये प्रश्न है। तो वो कह रहे हैं दूसरे हमारी क्षमता पर विश्वास करें और सफलता को निश्चित माने, इसके लिए लेखक के अनुसार क्या जरूरी है? शक्ति संपन्नता, उच्च व्यक्तित्व, उत्तम स्वास्थ्य, अपनी क्षमता और सफलता पर अखंड विश्वास। तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। तो आंसर हुआ डी। दोस्तों ये लेख जब शुरू होता है वहां पर चर्चा होती है बाली और सुग्रीव के संवाद की, और बाली और सुग्रीव के माध्यम से लेखक ने यह स्पष्ट करने की कोशिश की है कि सुग्रीव
श्री राम को ये बताते हैं कि बाली के पास इतना अतुलित बल है कि जो भी उससे युद्ध करने जाता है उसकी आधी शक्ति किसके पास पहुंच जाती है, बाली के पास पहुंच जाती है। और यही कारण है कि शत्रु की आधी शक्ति उसके पास जाते ही शत्रु उससे पराजित हो जाता है। तो इसी बात को, इसी घटना को आधार बनाकर अटूट आत्मविश्वास जो लेख है उसमें यह बात कही गई है कि व्यक्ति का अगर अपनी क्षमता और सफलता पर अखंड विश्वास है तो यह हो ही नहीं सकता कि किसी भी व्यक्ति में उसकी आधी शक्ति चली जाए। आधी शक्ति कब जाती है? जब उस व्यक्ति, सामने वाले व्यक्ति को देखकर हमारा आत्मविश्वास डगमगाता है। हमारा आत्मविश्वास डगमगाता देखकर सामने वाले व्यक्ति का आत्मविश्वास डबल हो जाता है, दुगना हो जाता है, और हम समझते हैं कि हमारी शक्ति आधी हो गई। तो इस बात को इस तरीके से उन्होंने अभिव्यक्त किया है। तो उन्होंने जरूरी बताया है कि आत्मविश्वास को अटूट और अखंड बनाने के लिए क्या जरूरी है? अपनी क्षमता और सफलता पर अखंड विश्वास होना चाहिए। किसी भी स्थिति में वो विश्वास डगमगाए नहीं। तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे चलें। दुविधा को लेखक ने आत्मविश्वास का सबसे बड़ा शत्रु क्यों बताया है? दुविधा मनुष्य को निराश कर देती है। यह भी प्रश्न अटूट आत्मविश्वास से संबंधित है। दुविधा मनुष्य की एकाग्रता को नष्ट कर देती है। दुविधा से मनुष्य का शरीर कमजोर हो जाता है। दुविधा से मनुष्य धीरे धीरे मृत्यु की ओर बढ़ने लगता है। तो बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आंसर हुआ बी। आत्मविश्वास का सबसे बड़ा शत्रु क्यों है दुविधा? क्योंकि दुविधा का मतलब है ये करें या ये करें। आप मान लीजिए आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आपके सामने 2-3 चीजें हैं जिन्हें आपको पढ़ना है। तो आप अगर इसी बात में जूझते रहेंगे, अच्छा ये पढ़ूं या ये पढ़ूं, तो आप किसी भी एक विषय पर, किसी भी एक टॉपिक पर अपने आप को एकाग्र नहीं कर पाएंगे। परिणाम क्या होगा? एकाग्रता आपकी नष्ट होगी। इसलिए दुविधा मनुष्य की एकाग्रता को नष्ट कर देती है। इसको इस संदर्भ में प्रस्तुत किया गया कि शत्रु के समक्ष जाते ही अगर व्यक्ति में अटूट आत्मविश्वास है तो वो निश्चित रूप से विजयी होगा। लेकिन अगर वो ये सोचने लगे मैं हार जाऊंगा तो क्या होगा, मैं अगर जीता नहीं तो क्या होगा, तो दुविधा ने जन्म ले लिया, तो वो एकाग्रता से युद्ध नहीं कर पाएगा। तो यहां दुविधा मनुष्य की एकाग्रता को नष्ट कर देती है। इसे आत्मविश्वास का सबसे बड़ा शत्रु माना है लेखक ने। आगे चले। सेठ जी वृद्धा के बच्चे को देखकर हतप्रभ क्यों रह गए? ये एक कहानी है आपके पाठ्यक्रम में, याचक और दाता। ये कहानी हिंदी अनुवाद है रविंद्रनाथ टैगोर की एक कहानी है, भिखारिन। बंगला में लिखी गई कहानी है, उसका हिंदी अनुवाद है याचक और दाता के नाम से। उस पर आधारित प्रश्न है ये। सेठ जी वृद्धा के बच्चे को देखकर हतप्रभ क्यों रह जाते हैं? एक वृद्धा भिखारिन है जिसके पास कुछ भी नहीं है। वृद्धा है, उसके पास कुछ भी नहीं है। वो क्या करती है? मंदिर में सफाई करती है और मंदिर के जो पुजारी हैं उसे फूल, अपने बगीचे से फूल चुनने की अनुमति देते हैं और उन फूलों को वो ले आती है और बेचकर उसी से अपना और अपने एक बच्चे का, जो उसका खुद का जन्म दिया हुआ बच्चा नहीं है बल्कि कोई अनाथ बच्चा है जिसे वो अपने पास बचपन से रखे हुए है और उसे अपने पुत्र के समान स्नेह करती है, तो उससे उसका पालन पोषण करती है। एक बार वो धीरे धीरे करके बहुत सारा धन इकट्ठा करती है जिससे कि वो अपने बेटे को, जो भी उसका पुत्र है, उसको दत्तक पुत्र है, उसको अच्छा भविष्य दे सके, और वो एक सेठ के पास उस संपत्ति को रख देती है। जब एक बार उसका बेटा बीमार होता है तो वो पैसे की जरूरत होने पर सेठ जी के पास जाती है। सेठ जी इनकार कर देते हैं। वो लौट आती है, लेकिन कुछ समय बाद जब किसी भी स्थिति में बेटा ठीक नहीं होता तो वो बेटे को लेकर के वहां जाती है और सेठ जी बच्चे को देखकर हतप्रभ क्यों रह जाते हैं? क्योंकि वह उन्हीं का मेले में खोया हुआ बेटा मोहन था। जब वो उसको पहचान जाते हैं, उसके शरीर पर, इसकी जंघा पर एक चिन्ह है, वो भी देख लेते हैं, तो उन्हें पूरा ये विश्वास हो जाता है ये तो उन्हीं का खोया हुआ बेटा है। तो वो उसके जी जान से उसके इलाज में लग जाते हैं, तो इसीलिए वो हतप्रभ हो जाते हैं। तो आंसर हुआ इसका ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित ग्रंथों के प्रकाशन वर्ष का सही अनुक्रम है? बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा, अनाम दास का पोथा। बी अनाम दास का पोथा, पुनर्नवा, बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख। सी है पुनर्नवा, अनाम दास का पोथा, चारुचंद्र लेख, बाणभट्ट की आत्मकथा। और डी विकल्प है चारुचंद्र लेख, बाणभट्ट की आत्मकथा, अनाम दास का पोथा और पुनर्नवा। तो दोस्तों ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। इनके प्रकाशन वर्ष है, बाणभट्ट की आत्मकथा 1946 की रचना है, चारुचंद्र लेख 1963 की रचना है, पुनर्नवा 1973 की रचना है
और अनाम दास का पोथा 1976 की रचना है। तो ये बिल्कुल कालक्रमानुसार सही क्रम है और ये रचनाएं हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की। ये सारे उनके उपन्यास हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न, बाणभट्ट की आत्मकथा के मूल कथ्य से संबंधित असंगत कथन है। बाणभट्ट की आत्मकथा में 7वीं शताब्दी के भारत के जनजीवन का चित्रण किया गया है। बाणभट्ट की आत्मकथा में नए मानवतावादी मूल्यों की प्रतिष्ठा की गई है। सी, बाणभट्ट की आत्मकथा में स्पष्ट किया गया है कि प्रेम के उच्चतर सोपान पर पहुंचने के लिए अपना सब कुछ उत्सर्ग करना पड़ता है। डी, बाणभट्ट की आत्मकथा में सम्राट हर्ष और सामंतों की विलास प्रियता का यथार्थ चित्र प्रस्तुत किया गया है। तो दोस्तों मूल संवेदना जो है बाणभट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है। इसकी मूल संवेदना क्या है? बाणभट्ट की आत्मकथा में 7वीं शताब्दी के भारत के जनजीवन का चित्रण है। ये बिल्कुल सही बात है। 7वीं शताब्दी में शासनकाल था सम्राट हर्ष का। बाणभट्ट की आत्मकथा में नए मानवतावादी मूल्यों की स्थापना की गई है, ये बात भी बिल्कुल सही है। बाणभट्ट की आत्मकथा में स्पष्ट किया गया है कि प्रेम के उच्चतर सोपान पर पहुंचने के लिए अपना सब कुछ उत्सर्ग करना पड़ता है, यानी उदात्त प्रेम की स्थापना की गई है। यहाँ पर यह कथन भी बिल्कुल सही है, लेकिन यह कथन असंगत है कि बाणभट्ट की आत्मकथा में सम्राट हर्ष और सामंतों की विलास प्रियता का यथार्थ चित्रण है। ऐसा कुछ भी वहां पर नहीं है। हर्ष के समय की जनजीवन का चित्रण है, मानवतावादी मूल्य है उस समय के, और उदात्त प्रेम का चित्रण है। ये 3 बिंदु बिल्कुल सही हैं बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास के विषय में। तो असंगत कथन हुआ डी, आंसर हुआ आपका डी। तो दोस्तों ये हुआ हमारा आज का सत्र। उम्मीद करती हूं कि ये सत्र आपको बहुत आपके लिए उपयोगी होगा और आपको मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से परीक्षा दीजिए, जी जान से जुट जाइए रिवीजन करने में और आपका पथ प्रशस्त हो, आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त करें। नमस्कार।